Hello everyone and welcome to the next lecture on linear transformations. In this lecture we are going to do two very important theorems related to linear transformations. The first theorem that we will discuss is fundamental theorem of vector space homomorphism and the second theorem is rank nullity theorem. So let us first of all discuss fundamental theorem of vector space homomorphism, or you can say fundamental theorem of linear transformations. Fundamental theorem of linear transformation says if T from U to V is a linear transformation, then U by kernel of T is isomorphic to T of U. तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कर्नल ऑफ T जो है वो U का एक सबस्पेस होता है, और अगर कर्नल ऑफ T U का एक सबस्पेस है तो U by kernel of T is a quotient space, and according to fundamental theorem of vector space homomorphism, this vector space U by kernel of T is isomorphic to T of U. This T of U will be a subspace of V. ये जो है T of U जो है वो V का subspace होगा. And if T from U to V is an onto homomorphism, or you can say onto linear transformation, then U by kernel of T is isomorphic to V, because in this case T of U जो होगा that would be equal to entire vector space V. So अगर ये on to है तो on to का मतलब है V के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज U में एग्जिस्ट करेगी, और अगर V के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज U में एग्जिस्ट करेगी तो T of U V के इक्वल होगा, and in that case we can say that U by kernel of T is isomorphic to V. So if T from U to V is an onto linear transformation, then U by kernel of T, this quotient space is isomorphic to V. So this is your fundamental theorem of vector space homomorphism. So now let us prove this theorem. देखिए बार बार कर्नल ऑफ टी लिखने की बजाय हम कर्नल ऑफ टी को W मान लेते हैं. वी राइट कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू W, और अब हमने U बाय कर्नल ऑफ टी को T ऑफ U के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है. तो हम U बाय कर्नल ऑफ टी से T ऑफ U तक एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे. सो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे U बाय कर्नल ऑफ टी से T ऑफ U तक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो. ऑलराइट, सो हियर वी डिफाइन ए मैपिंग F फ्रॉम U by W वेयर W इज कर्नल ऑफ T. सो U by W से T ऑफ U तक हमने एक मैपिंग डिफाइन करी. U by W का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट जो होगा वो कोसेट होगा, वो W प्लस U टाइप का होगा वेयर U बिलोंग्स टू कैपिटल U. सो F ऑफ W प्लस U इज इक्वल टू T ऑफ U, है ना, बिकॉज U जो है आपका कैपिटल U में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो T ऑफ U जो होगा वो T ऑफ कैपिटल U में बिलोंग करेगा. तो हमने U बाय W का एक एलिमेंट लिया W प्लस U, और उसकी इमेज क्या ले ली हमने, T ऑफ U. सो T ऑफ U बिलोंग्स टू दिस सेट T ऑफ कैपिटल U. सो नाउ वी विल प्रूव दैट दिस फंक्शन F इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज 1-1 एंड इट इज ऑन टू. क्योंकि ये फंक्शन हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड जो होता है वो कैसे प्रूव करते हैं. सपोज f एक फंक्शन है फ्रॉम ए सेट x टू सेट y, और हमने प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड. अगर हम ये लेके चलें कि सपोज x1 इज इक्वल टू x2 वेयर x1 एंड x2 आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल X, देन f ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू f ऑफ x2. तो x1 इज इक्वल टू x2 शुड इम्प्लाई f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. अगर ऐसा हो जाता है तो वो फंक्शन आपका वेल डिफाइंड फंक्शन होगा. ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए अब यहाँ पे इस f को मुझे वेल डिफाइंड प्रूव करना है, तो मैं U बाय W के कोई दो एलिमेंट लूँगा, और अगर वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी आपस में इक्वल होनी चाहिए. सो आई हैव टेकन W प्लस U1 एंड W प्लस U2. These are two arbitrary element of U by W. ठीक है, तो अगर ये दोनों आर्बिट्ररी एलिमेंट है U by W के, तो इसका मतलब U1 और U2 जो हैं वो कैपिटल U में बिलोंग करते हैं. नाउ सपोज W प्लस U1 इज इक्वल टू W प्लस U2, बिकॉज W प्लस U1 एंड W प्लस U2 आर कोसेट्स, सो दिस इम्प्लाइज U1 माइनस U2 बिलोंग्स टू W. एंड व्हाट इज W? W इज कर्नल ऑफ T. तो अगर U1 माइनस U2 कर्नल ऑफ T में बिलोंग करता है तो इसका मतलब U1 माइनस U2 की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T मस्ट बी इक्वल टू 0.
ये इमेज किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। नाउ टी ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो टी ऑफ u1 माइनस u2 को क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2। नाउ टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 इज इक्वल टू 0 implies टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2। नाउ व्हाट इज टी ऑफ u1? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन टी ऑफ u इज f of w plus u, so that means t of u1 is f of w plus u1 and t of u2 is f of w plus u2। तो हमने अगर w plus u1 is equal to w plus u2 लिया तो इसने क्या इंप्लाई किया, दिस इंप्लाइज f of w plus u1 is equal to f of w plus u2। सो अगर u by w के क्वोशंट स्पेस u by w के ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी आपस में इक्वल हैं, हेंस f इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर आपने जो फंक्शन लिया है f वो वेल डिफाइंड है। अब हम प्रूव करेंगे कि f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या प्रूव करते हैं, f शुड प्रिजर्व एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब उसी तरह से w प्लस u1 और w प्लस u2 हमने u by w के कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए। नाउ व्हाट इज f ऑफ w प्लस u1 प्लस w प्लस u2? अगर w प्लस u1 प्लस w प्लस u2 पे f लगाते हैं तो देखिए w प्लस u1 प्लस w प्लस u2 इज इक्वल टू w प्लस u1 प्लस u2। क्लियर? नाउ f of w plus u1 plus u2 is t of u plus u1 plus u2 according to the definition of f. Now t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2 because t is a linear transformation. And t of u1 can be written as f of w plus u1 and t of u2 can be written as f of w plus u2. Hence f of w plus u1 plus w plus u2 is equal to f of w plus u1 plus f of w plus u2. That means f preserves addition. f जो है वो एडिशन को प्रिजर्व करता है। अब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो a मैंने कोई एलिमेंट फील्ड f का ले लिया, ये फील्ड f हमने वो फील्ड लिया जिस पर u और v हमारे वेक्टर स्पेसेस हैं। सो f of a w plus u1 is equal to f of w plus a u1। a into w plus u1 किसके इक्वल होगा, w plus a u1। so f of w plus a u1 according to the definition of f is t of a u1 and t of a u1 is again a into t of u1 because again t is a linear transformation and a into t of u1 को लिख सकते हैं a into w f of w plus u1। so f also preserves scalar multiplication and hence f is a linear transformation. Next we have to show that f is 1 1। तो 1 1 के लिए आपको पता है कि अगर हम u by w के कोई दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेते हैं तो वो एलिमेंट्स आपस में इक्वल आने चाहिए। सो अब एक बार फिर मैंने कैपिटल W प्लस u1 और कैपिटल W प्लस u2 u by w के दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए सच दैट f ऑफ कैपिटल W प्लस u1 इज इक्वल टू f ऑफ कैपिटल W प्लस u2। नाउ f ऑफ W प्लस u1 मतलब t ऑफ u1, f of w plus u2 मतलब t of u2। so t of u1 is equal to t of u2, this implies t of u1 minus t of u2 is equal to 0। t of u1 minus t of u2 को आप लिखोगे t of u1 minus u2। so t of u1 minus u2 is equal to 0 implies u1 minus u2 belongs to kernel of t और kernel of t को हमने क्या मान रखा है, w। so that means w plus u1 is equal to w plus u2। why? because u1 minus u2 belongs to w and अगर u1 minus u2 belongs to w करता है तो w plus u1 must be equal to w plus u2। ये कोसेट्स की प्रॉपर्टी है एंड हेंस क्योंकि w plus u1 और w plus u2 हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किए थे तो f must be a 1 1 फंक्शन। क्लियर? नाउ f is onto। onto के लिए मुझे क्या शो करना है, f is a function from u by w to t by u by w to t of u। तो t of u का मैं कोई एक एलिमेंट उठाऊं उसकी प्री इमेज u by w में होनी चाहिए। तो t of u का आर्बिट्ररी एलिमेंट कैसे लोगे, आप कैपिटल u का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो स्मॉल u, तो t of u जो है वो t of कैपिटल u का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हो जाएगा। अब t of u के कॉरस्पॉन्डिंग देखो आपको एक एलिमेंट w प्लस स्मॉल u मिलेगा और ये u by w का एलिमेंट होगा और ये ऐसा एलिमेंट है कि इस एलिमेंट w प्लस u पे अगर मैं f लगाऊं तो रिजल्ट क्या आएगा, f of w प्लस u इज t of u। हेंस t of u की प्री इमेज क्या हो गई, w प्लस u और ये कहाँ बिलोंग करता है, u by w में। सो दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ t of u हैज ए प्री इमेज इन u by w अंडर द फंक्शन f
and under the linear transformation f, hence f is an onto linear transformation. तो f linear transformation भी है, 1 1 भी है और onto भी है, so it is a isomorphism. So I can write that u by w is isomorphic to t of u. Alright, और क्योंकि w हमने कर्नल ऑफ t को माना था, so I can write u by कर्नल ऑफ t is equal to t of u. अगेन मैं आपको बता दूं कि इफ t from u to v is onto linear transformation, then उस केस में क्या होगा, t of u जो है वो आपके v के इक्वल हो जाएगा, और उस केस में हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहेगी, u by कर्नल ऑफ t is isomorphic to v. Alright, so this is your fundamental theorem of vector space homomorphism. इसी तरह की फंडामेंटल थ्योरम आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स में भी पढ़ी थी, सो ये यहाँ पर वेक्टर स्पेस में भी होल्ड करती है, u by कर्नल ऑफ t is isomorphic to v. Alright, next we will define rank and nullity of a linear transformation. So लास्ट लेक्चर में हमने रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में पढ़ा था. तो जो रेंज स्पेस होता है उसकी डायमेंशन को हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं और नल स्पेस की डायमेंशन को हम नलिटी ऑफ टी बोलते हैं. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर t फ्रॉम u टू v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी दैट इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ t. इसको रो t से डिनोट करते हैं, रो ऑफ t, रैंक ऑफ t मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t, और नलिटी ऑफ t जो है दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t. नल स्पेस या कर्नल की जो डायमेंशन होगी वो आपका नलिटी ऑफ t होगा एंड इट इज म्यू t, इट इज डिनोटेड बाय म्यू t. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेंज स्पेस जो है वो v का सब स्पेस है तो उसकी डायमेंशन रैंक कहलाता है, और नल स्पेस जो है नलिटी, नल स्पेस ऑफ t, सो दैट इज अ सब स्पेस ऑफ u, और उसकी जो डायमेंशन है दैट इज कॉल्ड एज नलिटी ऑफ t. So next we come to a very important theorem which is called as rank nullity theorem or Sylvester's law. तो ये Sylvester's law कहता है कि if t from u to v is a linear transformation where u and v are vector spaces over the same field f, then rank of t plus nullity of t is equal to dimension of u. So rank t plus nullity t is equal to dimension of u. मतलब dimension of rt, dimension of range space plus dimension of null space is equal to dimension of u. सो दिस इज द थ्योरम. तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं. हम नल स्पेस की डायमेंशन को m मान लेते हैं. तो अगर नल स्पेस की डायमेंशन m है तो उसके बेसिस में m एलिमेंट होंगे, u1 u2 एंड सो ऑन um. मान लीजिए कि ये नल स्पेस ऑफ t का बेसिस है. अब क्योंकि ये नल स्पेस ऑफ t का बेसिस है और नल स्पेस ऑफ t जो होता है वो u का एक सबस्पेस होता है, और ये बेसिस होने के कारण ये वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एनटी में, नल स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. और अगर नल स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यू में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. तो इसको एक्सटेंड करके हम यू का बेसिस बना सकते हैं. तो मैंने एक सेट लिया एस जिसमें u1 u2 एंड सो ऑन um है. इसमें फिर कुछ और वेक्टर्स ऐड कर दिए um+1 एंड सो ऑन un, और ये n वेक्टर्स का जो सेट है वो किसका बेसिस बन गया, u का बेसिस बन गया. तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी है m और u की डायमेंशन कितनी है n, और जो नल स्पेस का बेसिस था उसमें कितने हमने वेक्टर्स और ऐड किए, उसमें m वेक्टर्स ऑलरेडी थे तो हमने उसमें n माइनस m वेक्टर्स और ऐड कर दिए, और n माइनस m और वेक्टर्स ऐड करने के बाद वो क्या बन गया, वो u का बेसिस बन गया. तो नल स्पेस ऑफ t, इसकी डायमेंशन है m और u की डायमेंशन है n. अब हम यहाँ पर क्लेम करते हैं कि ये जो नए n माइनस m वेक्टर मैंने ऐड किए हैं, अगर हम इनकी इमेज ले लें अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, दैट मीन्स t ऑफ um+1, t ऑफ um+2 एंड सो ऑन t ऑफ un, ये जो वेक्टर्स का सेट होगा दिस वेक्टर विल बी ए बेसिस ऑफ, दिस वेक्टर सेट विल बी ए बेसिस ऑफ rt. ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो होगा वो rt का बेसिस होगा. ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमने क्या प्रूव करना है, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि s डैश स्पैन्स rt. तो rt का कोई भी एलिमेंट लो वो s डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए. तो rt का कोई भी एलिमेंट किस तरह का होगा, t ऑफ u टाइप का.
वेयर u बिलोंग्स टू कैपिटल U। तो पहले आप ये लिखो कि u बिलोंग्स टू कैपिटल U कैसा एलिमेंट होगा। तो अगर u कैपिटल U में बिलोंग करता है तो u कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ u। अब s जो है, ये वाला जो सेट है n वेक्टर्स का सेट, ये u का बेसिस है, तो स्मॉल u को आप इन सारों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हो। सो u कैन बी रिटन एज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन am um प्लस am प्लस 1 um प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन an un, वेयर ऑल दीज ai's आर स्केलर्स। ये सारे फील्ड f के एलिमेंट है, स्केलर्स हैं। तो अगर ये u है तो व्हाट विल बी t ऑफ u। तो जो rt का एलिमेंट t ऑफ u है वो कैसे लिखा जाएगा, इस पे जब आप t लगाओगे तो ये लिखा जाएगा a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस एंड सो ऑन am t ऑफ um प्लस am प्लस 1 t ऑफ um प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन an t ऑफ un। नाउ व्हाट इज t ऑफ u1? t of u1 is 0, t of u2 is 0 and so on, t of um is also 0. Why? Because u1 u2 and so on um ये जो सेट है ये nt का बेसिस है, नल स्पेस का बेसिस है। तो ये सारे नल स्पेस के एलिमेंट हैं, और नल स्पेस के एलिमेंट होने का मतलब इन सब की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 है। ठीक है, वाई दिस इज सो? बिकॉज u1 u2 एंड सो ऑन um ये जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट नल स्पेस ऑफ t में बिलोंग करते हैं। नल स्पेस में बिलोंग करेंगे तो इनकी इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 होगी। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा कि t ऑफ u कैन बी रिटन एज am प्लस 1 इंटू टी ऑफ um प्लस 1 एंड सो ऑन an इंटू टी ऑफ un। इसका मतलब क्या हुआ कि t ऑफ u जो है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s डैश। तो जो s डैश के एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में हम rt के जनरल एलिमेंट को t ऑफ u को हम लिख सकते हैं। सो अगर t ऑफ u rt का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s डैश, हैंस s डैश स्पैन्स rt। तो एक चीज प्रूव हो गई। सेकंड हमें शो करना है कि s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। s डैश को बेसिस शो करना है, तो पहले हमने शो कर दिया है कि s डैश rt को स्पैन करता है। दूसरा हम शो करेंगे कि s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे शो करते हैं कि s डैश के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 ले लो। सो लेट am प्लस 1 इंटू टी ऑफ um प्लस 1 प्लस am प्लस 2 इंटू टी ऑफ um प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन an इंटू टी ऑफ un, सपोज ये 0 के इक्वल है, वेयर ऑल दिस am प्लस 1 am प्लस 2 एंड सो ऑन an आर स्केलर्स, ऑल दिस ai's आर स्केलर्स। ओके, so this can be written as t of this element am plus 1 um plus 1 plus am plus 2 um plus 2 plus and so on an un is equal to 0। और अगर इस एलिमेंट की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 के इक्वल है तो ये मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है जो t के साथ अंडर ब्रैकेट में है ये एलिमेंट नल स्पेस में बिलोंग करेगा। सो am plus 1 um plus 1 plus am plus 2 into um plus 2 plus and so on an un belongs to null space of t। अब ये एलिमेंट जो है नल स्पेस ऑफ t का है, सो इट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ t। अब नल स्पेस ऑफ t का बेसिस क्या है? u1 u2 एंड सो ऑन um इज बेसिस ऑफ nt। सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है am प्लस 1 um प्लस 1 प्लस am प्लस 2 um प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन an un इज इक्वल टू b1 u1 plus b2 u2 plus and so on bm um for some scalars b1 b2 and so on bm। now this implies, अब इसको हम अगर सारे एलिमेंट्स को एक साइड पे ले आए तो हम लिख सकते हैं माइनस b1 इंटू u1 प्लस माइनस b2 इंटू u2 प्लस एंड सो ऑन माइनस bm इंटू um प्लस am प्लस 1 um प्लस 1 प्लस am प्लस 2 um प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन an un इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ, ये u1 u2 एंड सो ऑन um और फिर um प्लस 1 से लेकर un तक इन सारे एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 के इक्वल है। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स का जो सेट है, इन सारे एलिमेंट्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ये सेट जो है वो u का बेसिस है, एज दिस सेट इज बेसिस ऑफ u। सो दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज बेसिस ऑफ u। और क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसका अगर लीनियर कम्बिनेशन आप 0 के इक्वल लेते हैं तो सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए? माइनस b1 माइनस b2 एंड सो ऑन माइनस bm
उसके बाद am+1 am+2 एंड सो ऑन an सारे के सारे क्या होंगे 0। सो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर all these ai's am+1 am+2 and so on an are equal to 0, all these scalars are 0। और हमने ये सारे स्केलर्स t of um+1 t of um+2 एंड t of un के साथ मल्टीप्लाई करके इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिया था और इन सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब s डैश के ये जो एलिमेंट्स हैं इनका सेट क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। s डैश rt को स्पैन भी करता है, s डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। सो s डैश इज ए बेसिस ऑफ rt। और s डैश में एलिमेंट कितने थे? s डैश में उन एलिमेंट्स की इमेज है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t जो हमने nt के बेसिस में ऐड करके u का बेसिस बनाया था। अब हमने nt के बेसिस में n-m एलिमेंट ऐड करके u का बेसिस बनाया था। तो इसका मतलब rt का जो बेसिस हमने प्रूव किया है s डैश उसके अंदर n-m एलिमेंट है। सो डायमेंशन ऑफ rt इज n-m and m is your mu t, dimension of rt is your rho t, so rho t plus mu t is equal to n, and what is n? n is dimension of u। hence we have shown that क्या शो कर दिया हमने? dimension of range space of t plus dimension of null space of t is equal to dimension of u, or you can say rank of t plus nullity of t is equal to dimension of u। that is your rank nullity theorem। alright, so this is all about today's lecture। in the next lecture we will discuss some problems related to rank nullity theorem। so thank you very much।